जय हिंद दोस्तों। 27 सितंबर 2020 ये एक ऐतिहासिक दिन रहा हमारे किसान भाइयों के लिए। इस दिन माननीय राष्ट्रपति जी ने एक बहुत ही अहम कानून पर अपने हस्ताक्षर किए और इसे एक कानून बनाया गया। इस कानून में 3 नियम थे। पहला नियम क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी किसान अपना जो सामान है, अपना जो प्रोडक्ट है, वो कहाँ तक उसको बेच सकता है पूरे देश के अंदर। इसको फ्री कर दिया गया। पूरे देश में कहीं भी आप जाके उसको बेच सकते हो। दूसरा कानून कहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यानी कि कोई भी किसान है, कोई भी हमारा छोटा या बड़ा किसान है, किसी एक प्राइवेट फर्म के साथ या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कैसे मिलकर अपने एक प्रोडक्ट को बेच सकता है एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। पहले ही प्राइसिंग का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तीसरा कानून आता है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। ये क्या कहता है? तो ये कहीं ना कहीं स्टॉक के बारे में बताता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंडिविजुअल कितना स्टॉक किसी भी सामान का अपने पास रख सकता है। उसकी लिमिट बढ़ा के अनलिमिटेड कर दी गई। हाँ, लेकिन उसकी भी कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जो कि हम जानेंगे हमारे आने वाले गेस्ट के साथ। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या मांगे रही किसान संगठन की। किसान जो कि भारतीय किसान यूनियन है, उसकी कुछ मांगे थी। तो क्या ये मांगे थी? पहला मांग था एमएसपी को एक लॉ बनाना, एक नियम बनाना है। किसान संघ चाहता था कि एमएसपी के ऊपर एक विधिवत कानून आए पार्लियामेंट में और उसको पारित किया जाए। दूसरा ये आया कि जो स्वामीनाथन रिपोर्ट थी उसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया जाए और उसमें जो एमएसपी है उसको 50% तक इंक्रीज किया जाए। तीसरा आता है डीजल एंड पेट्रोल प्राइसेस। जो एग्रीकल्चर यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल है उस पर सब्सिडी दी जाए। और चौथा और लास्ट ये था कि जो पराली जलाने के नियम थे, कुछ जो कठोर नियम थे किसान भाइयों के लिए, उनको हटाने के लिए उन्होंने प्रयास। हम जानते हैं कि क्या इस बिल के भविष्य में आने वाले क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं और क्या पास्ट में भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी हाल में हमारे श्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने इस बिल को विड्रॉ कर लिया है। नेशनल मीडिया में आकर उन्होंने खुद कॉन्फ्रेंस किया है उन्होंने कि इस बिल को वापस लिया जाता है। तो अवनी जी, मेरा इससे कुछ प्रश्न बनता है जी। जो पहला मेरा कि ये आप इसको किसकी जीत मानते हैं? क्या ये जनता की जीत होगी? क्या ये सरकार की जीत होगी? सर्वप्रथम शिवांग जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जी। जहां तक बात रही जीत और हार की, तो देखिए ये डेमोक्रेसी की जीत है जी। क्योंकि एक बहुत ही बड़े नेता ने बात कही है कि जिस दिन सड़कें खाली हो जाएंगी उस दिन संसद आवारा हो जाएगी। वो बहुत ही सही बात है। जो संसद है वो सिर्फ नेताओं से नहीं, ये देश की जनता चलाती है, जिसका हमें पूर्ण रूप से सिद्ध हो गई बात हमने ये प्रोटेस्ट जब देखा था। जी जी जी। अच्छा, एक और चीज ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को ऐसे रिफॉर्म्स की, ऐसे बिल्स की क्या जरूरत पड़ गई? दूसरी चीज क्या जरूरत थी इनकी और इंटेंशंस क्या थे गवर्नमेंट के इसके पीछे के? इसके बारे में अगर कुछ डिस्कस करना चाहें आप। जी देखिए, जैसे कि बात अगर आप आजादी के बाद से देखें और हमेशा से जो भारत रहा है, हमारा देश हमेशा एग्रीकल्चर पर डिपेंड रहा है। आज भी 45% जो जनता है हमारे देश की वो एग्रीकल्चर पे है। और जो पुराना सिस्टम है वो इतना अच्छा एफिशिएंट नहीं रहा। हम कंडीशन देख सकते हैं फार्मर्स की, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब देखिए, बात करते हैं एपीएमसी की। एपीएमसी के अलावा और कोई संस्थान ऐसा नहीं है जहां पे हमारे बेचारे किसान भाई जो हैं जाके अपना अनाज या जो भी उनकी उपज है उसको जाके बेच सके, जिसकी वजह से एपीएमसी एक मोनोपोली बना चुका है। और जो वहां पर लाइसेंस जो मिडल मैन है वो सब क्या करते हैं, वो ग्रुप बना लेते हैं। और जो देखिए हर प्रोडक्ट तो एमएसपी के अंतर्गत आता नहीं है, तो जो प्रोडक्ट्स एमएसपी के अंतर्गत नहीं आते हैं उनकी रेट को डिसाइड करने का जो मोनोपोली है वो पूरे उन ग्रुप के ऊपर चला जाता है, जिससे किसानों को स्ट्रगल करना पड़ता है। और अगर देखिए ये बिल की बात करें, बिल ने एक चीज इंट्रोड्यूस की प्राइवेट मार्केट की, वो आएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा सर। जब कंपटीशन बढ़ेगा तब किसान को अच्छी फायदा होगा, इसलिए थी जरूरी थी ये बिल। अच्छा, जैसे ही हमने देखा कि पिछले कुछ 1.5 साल से, मतलब आप शायद 9 अगस्त से ये शुरू हुआ था कि यहाँ पंजाब और अपने हरियाणा बॉर्डर में काफी प्रोटेस्ट देखे गए। लास्ट में गाजीपुर बॉर्डर में देखा कि वाटर कैनन, फायर गन्स वगैरह यूज की गई प्रोटेस्टर के अगेंस्ट। तो इतना ये ऐसा प्रोटेस्ट काफी कम देखने को मिलता है को, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब एक किसी की पर्सनल लाइफ इफेक्ट हो रही होती है। तो फार्मर्स ऐसा अच्छा, अगर इसमें पॉजिटिव क्लॉजेस ही थे तो फार्मर्स क्यों डिनाई कर रहे हैं इसको एक्सेप्ट करने से? देखिए सर, हर चीज पूर्ण रूप से सही नहीं हो सकती है और हर चीज पूर्ण रूप से गलत भी नहीं हो सकती है। बात रही यहाँ तक प्रोटेस्ट की, तो जहां तक मैंने समझा, अगर आप पहला बिल पढ़ें तो उसमें बात की गई है फ्री ट्रेडिंग की, कि अब जो हमारा किसान है, किसान कहीं भी जा सकता है, किसी भी क्षेत्र में जाके अपना अनाज बेच सकता है। लेकिन अगर आप एक डाटा देखें तो जो 85% हमारे किसानों उसके पास मात्र 2 हेक्टेयर से नीचे की जमीन है, उसमें इतना सरप्लस आप पैदा नहीं कर सकते। क्योंकि सर अगर आप उत्तराखंड में खेती कर रहे हैं, यूपी में खेती कर रहे हैं और आपको अगर दिल्ली ले जाना है सामान,
तो आपको 80,000 भाई किराया देना पड़ेगा, उसका इतना अमाउंट भी नहीं है। जो दूसरी चीज देखें, दूसरी चीज उसने बात की है मिडल मैन को हटाने की। मतलब जो किसान है, किसान सीधे ट्रेड कर सकते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से। बिल्कुल। तो दूसरी चीज आप देखिए सर, एक हमारा जो किसान है वो एक बैंक की केवाईसी भरने में जिसकी चाहता है, इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उतनी बड़ी कंपनी से नोक-झोंक करना, बार्गेनिंग करना वो सक्षम भी नहीं है उस तरीके से। और ये चीज एक और इम्पैक्ट डालेगी, क्योंकि अगर आप एपीएमसी में जो ट्रेडिंग होती है तो उससे सरकार को टैक्स मिलता है, जिससे उसका मेंटेनेंस होता है। और दूसरी चीज, आप इस बिल को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि एमएसपी में जो हमारे एपीएमसी है वहां टैक्सेस लग रहे हैं, लेकिन जब प्राइवेट प्लेयर्स की बारी आ रही है उसमें टैक्सेस नहीं है। तो जब यहाँ टैक्सेस नहीं है तो लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है, तो साफ सी बात है एपीएमसी ज्यादा अच्छा रेट देगी। और जब ज्यादा अच्छा रेट देगी तो सारी ट्रेडिंग इसके साथ होगी, एमएसओ जो एपीएमसी उसके साथ ट्रेडिंग नहीं हो पाएगी, प्राइवेट प्लेयर के साथ ट्रेडिंग प्लेस करेगी, तो कहीं ना कहीं हमारे एपीएमसी खत्म हो जाएंगे। जो कि बीएसएनएल और जियो का आप एग्जांपल देखिए, बीएसएनएल का स्थिति है प्राइवेट प्लेयर्स की वजह से है ये। और अगर आप दूसरा बिल देखें, दूसरे में बात की हुई है आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, फिर ये बात आती है सर किसान हमारा देखिए बहुत सीधा किसान है जी। इतने से वो नहीं डीलिंग कर पाएगा। तो आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं बड़े लोगों के लिए है, जो बड़े होल्डर्स हैं, वेल्दी जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए हो सकता है। और जो तीसरी बात कही, तीसरी बात है कि सरप्लस होल्डिंग की। सर हमारे किसान के पास रहने के लिए छत नहीं है, वो कहाँ से अपना इतनी सरप्लस होल्डिंग कर पाएगा, स्टोरेज नहीं कर पाएगा। साफ सी बात है बड़ा ग्रुप ही स्टोर कर पाएगा, जो कि मार्केट में फ्लक्चुएशन आएगा। तो ये कारण रहे जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हुआ। अच्छा सर, जैसा हमने देखा कि पिछले कुछ सालों से बातें चल रही हैं किसानों की, यार दोगुनी करनी है, ये सरकार के मैनिफेस्टो में भी रहा। बिल्कुल। और काफी लंबे समय से ये किसानों को लेकर मुद्दा चलता रहा है कि, और ये करना भी चाहिए। अगर आप देखें कि आप पॉलिटी के हिसाब से जाएगा तो उसमें कुछ डीपीएसपीज में गवर्नमेंट की ड्यूटीज बनती है कि फार्मर राइट्स को कुछ प्रोटेक्ट करे, या तो मतलब फार्मर्स के लिए इनिशिएट करे, क्योंकि वो भी एक ऐसा वर्ग है जो कहीं ना कहीं पिछड़ता जा रहा है दिन ब दिन। बिल्कुल ठीक है, तो उस ये गवर्नमेंट क्या हद तक क्या कर पाई है अभी तक? आपको क्या लगता है कि अभी तक गवर्नमेंट कहाँ तक पहुंच पाई है उसको लेकर? और ये जो रिफॉर्म्स आए हैं अभी, जो अब तो नहीं रहे खैर, लेकिन जो आए थे, ये क्या हेल्प करते फार्मर्स को उनकी वेल्थ बढ़ाने के लिए? एक मैं मतलब नॉर्मल फार्मर की बात कर रहा हूँ, एक जो हाई लेवल का फार्मर है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर एवरीथिंग करता है, उसके पर्सपेक्टिव से नहीं, एक छोटे किसान के पर्सपेक्टिव से अगर आप बात करें तो देखिए, जैसा कि आपने बात कही कि मोदी जी ने बात कही आय डबल करने की, तो देखिए अभी तक सरकार तो सफलता हासिल नहीं कर पाई है, सच्चाई है। और लेकिन एक दूसरी चीज हमें ये भी माननी पड़ेगी, चीज रातों रात नहीं है, ये चीजें समय लेंगी। तो ये अगर बिल में देखिए, और देखिए किसान की आय अगर आपको बढ़ानी है तो आपको एग्रीकल्चर में निवेश करना होगा, और जो सबसे अच्छा तरीका है वो है आपको फॉरेन एक्सपोर्टिंग बढ़ानी होगी। जब हमारा किसान इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ेगा तब जाके उसकी आय बढ़ेगी, जिसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज लानी पड़ेंगी सरकार को। एपीएमसी जो सिस्टम है उसमें प्रश्न बनता है मीडिया के ऊपर। मीडिया और अपोजिशन दोनों, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज जो हैं उनका देखा तो काफी एक्टिव रोल रहा है इसमें देखा जाए तो। और जो हमारे देश की मीडिया है जिसको पोस्ट पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, उसका रोल कुछ समझ में आया नहीं अवनीश जी, तो उसको थोड़ी समझाइए क्या था। देखिए, आप एक मीडिया को होके बात पूछे, मेरे को काफी अच्छा लगा। जी। देखिए, अगर बात देखें रोल की मीडिया की, मैं ये मेरा अपना मानना है, इस समय मीडिया ने वो रोल नहीं किया जो उसे करना चाहिए। क्योंकि वास्तविकता सर मीडिया फोर्थ पिलर है सर। मीडिया का रोल क्या है कि देखिए कोई भी चीज पूर्ण से सही नहीं होती, पूर्ण से गलत नहीं होती, हम जानते हैं। तो मीडिया का रोल है जो उसके सही चीजें हैं वो लोगों को बताए, जो उसकी गलत चीजें हैं वो लोगों को बताए। लेकिन यहाँ पर हमें नजर आया कि मीडिया ने पूर्ण रूप से ये कहा कि सरकार सही है, सरकार सही है, सरकार सही है। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने खालिस्तान घोषित किया सर, आतंकवादी घोषित किया, सब चीजें, ये चीजें सब गलत है। और बात रही अपोजिशन मुद्दे से भटकाने वाली बात हो गई है। और बात रही अपोजिशन पार्टी की सर, अगर आप 3 राज्य देखें जहां कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने बिल पास होते ही स्टेट लेजिस्लेशन में क्या काम किया, उसके खिलाफ एक एक्ट ले आया कि हम उसको लागू नहीं होने देंगे। और दूसरी चीज जो फॉरेन फंडिंग आई, जिसकी बात हमारे अजीत डोभाल साहब ने की, 4th जनरेशन वॉर, ये चीज कहीं ना कहीं देश के लिए खतरनाक है। जी। अच्छा, इसका इन सबको सॉल्यूशंस जो हमारे किसान भाइयों के मुंह से सुनने मिला, जैसे बड़े बड़े नेता थे, राकेश टिकैत जी हो गए, अपने बलबीर सिंह जी हो गए, जो किसान भारतीय किसान युवा उसके भारतीय किसान यूनियन के नेता हैं, ये बहुत बड़े नेता हैं। तो इनके मुंह से एक कॉमन बात सुनने की मिली कि एमएसपी जो है जी, उस पर एक तो गारंटी मांगते हैं कि एक लॉ होना चाहिए। बिल्कुल।
दूसरा कि एपीएमसी मंडी की जो फैसिलिटीज हैं ये चाहते हैं कि और ज्यादा पब्लिक तक पहुंचे, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट सिर्फ 6% किसान ही हैं जो एपीएमसी मंडी तक पहुंच के उनका फायदा उठा पा रहा बिल्कुल है। सही बात। तो कैसे आप रीच पहुंचाएंगे एक आम पब्लिक तक, एक आम किसान तक एपीएमसी की, और कैसे एमएसपी को गारंटी करना सही है या गलत है, इसमें क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए, पहली बात जो आपने बात की एमएसपी की गारंटी की, सर जी। 45% जनता हमारी एग्रीकल्चर से है, तो देखिए सरकार पर तो उसे भरोसा है, तो सरकार को गारंटी तो देनी पड़ेगी, क्योंकि बिना एमएसपी की गारंटी के साथ अगर आप देखें तो बहुत चीजें किसानों के विपक्ष में हो सकती हैं। ये किसान इसमें सरकार का एक काउंटर करती है सरकार, इसमें कई नेताओं के मुंह से सुनने मिला कि एमएसपी पे गारंटी तो कभी नहीं थी, किसानों ने कभी इसके खिलाफ आंदोलन नहीं किया, नहीं। अभी ही क्यों ये मांग उठ रही है? क्योंकि एमएसपी में आप गारंटी नहीं दे सकते, किसानों का ये कहना है एमएसपी वैरी करती रहेगी। हाँ जी। और बाइला की हमेशा बढ़ी है एमएसपी, कभी भी थी जिसकी एमएसपी घटी नहीं है। जी। तो सरकार से चलिए डिनाई कर रही है एक लॉ बनाने से, तो सरकार को क्या बनाना चाहिए? कैसा डिसीजन आप देखते हैं सर देखिए, ये जो पहलू है, जी पहले चीज जो तीनों बिल आए सर, ये जो शॉर्ट टर्म के लिए किसान के लिए बहुत बेनिफिशियल है, जी लेकिन जो लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो किसानों के खिलाफ है ये। जी क्यों? शॉर्ट टर्म में अगर आप देखें प्राइवेट प्लेयर्स बहुत अच्छा पैसा देंगे, Competition रहेगा market। एमएसपी से ज्यादा पैसे देंगे, जी। लेकिन अब मैंने आपको पहले बताया जो जियो बीएसएनएल का हाल हुआ, अगर एपीएमसी का वो हाल हो गया, जी। उसके बाद अगर आप एमएसपी की गारंटी नहीं है तो, और जुडिशरी भी नहीं दे रहे हैं आप, जी। तो किसान किसके पास जाएगा? अगर आप 1600 की एमएसपी है वो 600 में कहेगा। तो एमएसपी की रीच कैसे बढ़ाई जाएगी? सर देखिए, एमएसपी की रीच बढ़ाने के लिए ये एक अकेले तौर पर नहीं बढ़ सकता। जी जो हमारे देश की इकोनॉमी है उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को सर ये सब्सिडी है, सरकार के एक्सटेंशन में पैसा होना चाहिए। और बाकी आपने जो बात की रिफॉर्म्स की, सर रिफॉर्म्स की आवश्यकता बहुत ज्यादा है, जो कि रिफॉर्म्स करने एकदम आवश्यक है। अगर आप रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो सर, तो हमारा जो एग्रीकल्चर वर्ग है वो सर और पिछड़ता जाएगा, जिससे देश की इकोनॉमी पर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा सर। ये सब चीजें हैं। तो इसी के साथ हम अवनीश जी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे आने वाले अन्य विषयों में हम चर्चा करते रहेंगे और ऐसे हमारे गेस्ट से कुछ सलाह लेते रहेंगे। धन्यवाद।